हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लास में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज आगे के प्रश्न देखते हैं कि आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। वंशानुगति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए केवल पैतृक डीएनए, ऑप्शन बी केवल मातृ डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पैतृक एवं मातृ डीएनए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैतृक व मातृ डीएनए। डीएनए मूल रूप से एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विषयार्थी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित थी। ऑप्शन ए गोल और झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी लंबे और छोटे पौधे, ऑप्शन सी सफ़ेद और बैगनी फूल। तो इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं। ऑप्शन ए झुर्रीदार छोटे और बैगनी, ऑप्शन बी गोल छोटे और सफ़ेद, ऑप्शन सी बैगनी छोटे और गोल, ऑप्शन डी झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं, कौन से अप्रभावी लक्षण थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। ठीक है, ये क्वेश्चन 26/8/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। ठीक है, देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधे के विभिन्न विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया था। बाहरी लक्षणों मतलब फिजिकली, उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया था और गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद व बैगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधे का चयन कर उन्होंने पौधे उगाए थे और उसने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधों में झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद जो होते हैं वे अप्रभावी लक्षण हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडल के संस्करण में एक शुद्ध लंबे पौधे मतलब दोनों कैपिटल टी का एक बौने पौधे स्मॉल टी के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में, देखिए F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है या क्या था। तो जीनोटाइप जो ये है F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या था, F1 पीढ़ी में क्या था कि सारे पौधे लंबे हो रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था, मतलब F2 पीढ़ी में क्या हो रहा था कि तीन पौधे जो थे वो लंबे हो रहे थे और एक पौधा इस छोटा हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। मेंडल के संकरण में शुद्ध लंबे पौधे टी का एक बौने पौधे टी के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 पीढ़ी में सभी लंबे। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, ऑप्शन बी JBS हाल्डेन ने, ऑप्शन सी स्टैनली एल मिलर ने, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, एक के अलावा सभी सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, चारों विकल्प
तो आप लोग को गलत विकल्प बतलाना है। तो ऑप्शन ए है कि माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, सही है। ऑप्शन बी है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण असंगत जीन होने चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण जीन होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कहीं। ऑप्शन डी है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू चिन्ह प्रारूप वाले निर्मित युग्मों का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, इसका प्रतिशत कितना होता है, तो इसका प्रतिशत होता है 25%। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम संतति मतलब प्रथम पीढ़ी जो था उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ठीक है, और F1 मतलब प्रथम पीढ़ी पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 संतति प्राप्त की, जिसमें लंबे तथा बौने पादपों के बीच क्या हुआ 3:1, मतलब सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ था 2:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 75% क्या हुआ था लंबा और 25% क्या हुआ था छोटा पादप प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में लिंग गुणसूत्रों को कितने युग्म मौजूद होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए 1 युग्म, 1 युग्म मतलब समझ रहे जोड़ा। ऑप्शन बी 3 युग्म, ऑप्शन सी 2 युग्म, ऑप्शन डी 4 युग्म। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 22 युग्म जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 1 युग्म ही होता है जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। मनुष्य में सामान्यता 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिसको 46 बोलते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि बोला गया है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि ऑप्शन ए लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक कैपिटल टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। ऑप्शन बी है कि मटर सहित सभी जीवों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है कि लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। ऑप्शन डी है कि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन मतलब युग्म विकल्पी हो या 2 जीन युग्म विकल्पी हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा था कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार, ठीक है, मटर के पौधों पर लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया था, क्योंकि कोई भी पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन हो या 2 जीन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन को चुनना है। ठीक है, कि आनुवांशिकी चैप्टर से हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं। तो गलत कथन हमको लग रहा है ऑप्शन ए ही है, क्योंकि क्या होता है माँ में तो XX पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, मतलब कोई दृश्य भिन्नता होती है।
तो ऑप्शन ए है नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है लेकिन गतिशीलता में अंतर होती है। ऑप्शन बी कहता है हाँ, एक्स युक्त गुणसूत्र बड़े होते हैं, सो बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हाँ, वाई युक्त गुणसूत्र अधिक गतिशील होते हैं। ऑप्शन डी बोलता है नहीं, मतलब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, तो दृश्य भिन्नता नहीं होती है, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर भी नहीं होता है। ठीक है, उसके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन डी बोलता है हाल के अध्ययनों से यह पता चला है कि अनुपात, आकार, गतिशीलता, शक्ति, विद्युत आवेश, पीएच और तनाव प्रक्रिया के संबंध में एक्स और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के संबंध में कोई अंतर नहीं है। एक्स और वाई गुणसूत्रों के बीच एकमात्र अंतर उनकी सामग्री डीएनए में निहित है। ठीक है, एकमात्र अंतर क्या है कि उसका डीएनए में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन ई मातृ और पितृ दोनों गुणसूत्रों के कारण, ऑप्शन बी मातृ गुणसूत्रों के कारण, ऑप्शन सी ऑटोसोम के कारण, ऑप्शन डी पितृ गुणसूत्र के कारण। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो ओनली क्या होता है? पितृ गुणसूत्र के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था। देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि इतना लंबा लंबा क्या क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को दे दिए हैं। आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 22/8/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 22/8/2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग को यदि यकीन नहीं है तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सर्च कीजिए, मिल जाएगा। तो बोला गया कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिसमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो गलत तर्क का चयन कीजिए या गलत तर्क को पहचानिए। फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है कि मेंडल ने अर्थात उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। तो ये तो बात सही है। ऑप्शन बी है कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। यह भी सही है कि उन्होंने, सही बात है कि एक समय में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है ऑप्शन सी कि उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, अभी आगे ही पढ़े थे। सही बात है। ऑप्शन डी है कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो ये गलत है। ठीक है, छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम नहीं किए थे, वे बड़े आकार के नमूनों के आधार पर काम किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मेंडल के वंशागति नियम के सफल होने से संबंधित कथन या तर्क उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आकार पर काम किया था, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। F1 पीढ़ी का है। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों की झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। F1 पीढ़ी का है। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों के संकरण गोल बीज वाले गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? देखिए हम लोग सब जानते हैं कि F1 पीढ़ी में क्या हो रहा था, सभी पौधे जो थे लंबा हो रहे थे। ठीक है, और जब गोल और झुर्रीदार बीज के साथ कराया जा रहा था तो क्या हो रहा था कि सभी पौधे गोल बीज वाले प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए
यहाँ पे उसके बाद का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संस्करण लंबे पौधे का संस्करण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। ऑप्शन ए, झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे होते, कि झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होते। ऑप्शन सी है कि गोल बीज वाले बौने पौधे होते, कि गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन डी है इसका क्या, कि गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, कि गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। ठीक है, इसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़े हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इनके बीच क्या अंतर है। बोल रहा है कि मानव नरों में हम लोग समझ रहे हैं कि पुरुष में मौजूद लिंग गुणसूत्र जो है XY, इनके बीच का अंतर क्या है। फटाफट बतलाइए कि इसके बीच का अंतर क्या है। ऑप्शन ए है कि इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, अंतर ये पूछा है तो इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, ये भी बात तो सही है। ऑप्शन बी है कि X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है कि Y गुणसूत्र में X गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, ऐसा तो हम लोग इसमें भी कहीं नहीं पढ़े हैं। ऑप्शन डी है कि Y गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि X गुणसूत्र छोटा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र जो होता है वह छोटा होता है। ऑप्शन बी बोलता है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है और X गुणसूत्र बड़ा होता है। X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X और Y गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र और पुरुषों में क्या पाया जाता है, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा विस्तार से पढ़ाया गया, आप लोग उसका भी वो क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। बोल रहा है कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था, मतलब सफल कारण क्या थे। ऑप्शन ए है कि वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे। ऑप्शन बी है कि उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया। ऑप्शन सी है कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। ऑप्शन डी है कि उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। अब आप लोग को बतलाना है कि जो मेंडल साहब थे वे जंतुओं के बजाय पादपों का ही प्रयोग क्यों किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। फटाफट बतलाइए कि F1 पीढ़ी का किया तो सबको जान गए कि सब कोई जो मतलब सभी जो थे सारा लंबे हो रहे थे अर्थात, और F2 पीढ़ी में करवाए तो क्या हुआ कि एक बौना हो गए थे, मतलब 3:1, मतलब 3 लंबे और 1 छोटे हो गए। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे बतलाना है कि F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तब क्या होता। ऑप्शन ए है कि यह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे। तो ये तो प्रभावी कौन सा लक्षण ये तो पता चल ही गया था। ऑप्शन बी है कि वह कई लक्षणों के अध्ययन नहीं कर पाते। ऑप्शन सी है कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है कि वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कि यदि मेंडल F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किए होते तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संस्करण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे और इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है कि लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था। ऑप्शन बी है कि एक जनक पौधा समयुग्मनजी था और दूसरा विषमयुग्मनजी था। ऑप्शन सी है कि जनक पौधे विषमयुग्मनजी थे। ऑप्शन डी है कि वह जीनों के स्वतंत्र अपव्यवन को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि क्या है कि सारा लंबा पौधे जो थे वो बौने पर क्या था, प्रभावी थे या हावी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? ठीक है, द्विसंकरण संस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात क्या होगा? तो हम लोग ऐसे भी इसको रट गए हैं डायरेक्टली, या तो हम लोग देखे थे कि उसमें लास्ट में रिजल्ट आया था क्या, 9:3:1। ठीक है, ऑप्शन डी बोलता है कि मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंस्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 होगा। बोलता है ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजाणु को निषेचित कराने के लिए लिया। दूसरा कि छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजाणु को निषेचित कराने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों में से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखते हैं, फटाफट बतलाइए। कि ऑप्शन ए है कि प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन बी है कि प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन सी है कि प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन डी है कि प्रयोग 1 में पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो सही निष्कर्ष जो है वो सही निष्कर्ष है ऑप्शन बी कि प्रयोग 1 में भी लंबे पौधे होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। ऑप्शन बी है कि उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया और उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणाम संतति में सभी पौधे लंबे थे। सही है। ऑप्शन सी है कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में तो सभी पौधे लंबे नहीं थे।